Why Nagaur has been attributed as one of the areas where Panchayati Raj institutions were established? Yes, sir. What was the primary objective? That why Nagaur was selected? इंडिया का एक टारगेट है कि 2047 तक हमें डेवलप होना है. Yes, sir. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट टारगेट? क्या वो अचीवेबल है और डेवलपमेंट के क्या पैरामीटर्स होते हैं? What is capitalism? May I come in, sir? आइए Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. बैठिए मनीषा जी. Thank you, sir. Manisha ji, are you comfortable? Yes, sir. Okay, your interview medium would be English or Hindi? Sir, bilingual. Your medium would be bilingual. Yes, sir. Please tell me something about yourself. Sir, my name is Manisha. I have done my schooling from Kendriya Vidyalaya number 1 Kota. After that, I did my graduation in 2021 from Rajasthan University, Jaipur. Rajasthan University. Is it a state university or a central university? Sir, it is a state university. How do we establish a state university? Sir, through the law of the state government. To the law of the state. So you passed out in 2021. Yes, sir. So what were your subjects? So physics, maths and economics. So physics, maths and economics. Well, now, Manisha, one question, because you're coming from Nagaur. Yes, sir. Now, why Nagaur has been attributed as one of the areas where Panchayati Raj institutions were established? Yes, sir. What was the primary objective? That why Nagaur was selected? So at that time, Surendra Kumar Dey was the MP from Nagaur and he was also the Panchayati Raj minister. So, sir, he particularly emphasized on that. There was a ministry called Panchayati Raj back then? Yes, sir. Are you sure about that? Yes, sir. Okay. So it was a central ministry or was it a state ministry? So central ministry, sir. Are you sure about that? Yes, sir. Okay. So right now Panchayati Raj is a state subject or a union subject? So it is a state subject, sir. It is a state subject. Now, how is Nagaur performing when it comes to the Panchayati Raj institutions? So can I answer in Hindi? Yes, please. सर वर्तमान में सर नागौर जो है इस चीज़ में अच्छा परफॉर्म कर रहा है. पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में 3 स्तर यहाँ पे काम करते हैं: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद. कैसा परफॉर्म कर रहा है? अच्छा परफॉर्म कर रहा है. यस सर. इन टर्म्स ऑफ पंचायती राज के डेवलपमेंट के लिए हमारे पास कौन सा सूचकांक है? कैसे आप नापती हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नागौर में अच्छा परफॉर्म कर रहा है? सर फंडिंग के मामले में भी हम देख सकते हैं कि अगर वो अपने जो फंड्स है वो खुद से अगर रेज कर पाते हैं. विमेंस का रिप्रेजेंटेशन कैसा है, महिलाएं वहाँ पर कैसा महिलाओं का परफॉर्मेंस कैसा है, इस हिसाब से देखें तो कैसा परफॉर्मेंस है किसी डेटा के बेसिस पर आप बता रही? मैटरनल मोर्टालिटी रेट क्या है? लोकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से है महिलाओं का? कुछ आइडिया है इसका? सॉरी सर, एग्जैक्ट डेटा मेरे को कैसे परफॉर्म कर रही है अच्छा राजस्थान में नागौर जिला? सर मेरी जो खुद की पंचायत है वहाँ पर महिला सरपंच हैं और मैं देखती हूँ कि वो जो है डिसीजन मेकिंग भी हैं, उसमें भी उनका काफ़ी रोल रहता है. वो ग्राउंड लेवल पे भी महिलाओं से बहुत ज़्यादा जुड़ती हैं, इंटरैक्ट करती हैं, डिसीजन मेकिंग भी उनका काफ़ी अच्छा है. तो मैं देखती हूँ कि मनीषा. यस सर. बदलते हुए परिदृश्य में देखा जाए यस सर तो ग्रास रूट लेवल पर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, यस सर, दे आर सफरिंग फ्रॉम वेरियस प्रॉब्लम्स आज की डेट में. यस सर. जिसमें से एक प्रॉब्लम ये है कि पेट्रियार्की और मे बी द कॉन्सेप्ट ऑफ सरपंच पति. यस सर. कैसे सॉल्व करेंगे इसको? कैसे सुधार किया जा सकता है? सर इसमें एक तो ये हो सकता है कि सर जो ब्लॉक लेवल पर जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं उसमें हम ये सुनिश्चित करें कि जो मीटिंग्स हैं वो जो फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके द्वारा ही अटेंड किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हो तो उन्हीं का पार्टिसिपेशन हो इसमें. और जो भी डिसीजन लेवल होता है मैं मानती हूँ कि उन्हीं को परफॉर्म करना चाहिए बजाय अपने जो भी हस्बैंड्स वगैरह हैं उनको इन्वॉल्व होना चाहिए खुद की तरफ से भी कि मैं इस चीज़ में डिसीजन लूं. ये सुधार प्रशासनिक दृष्टि से आप ऐसे देखती इसको कि खुद में उनके अंदर इम्प्रोवाइजेशन की प्रशासन क्या कर सकता है इसके लिए? सर प्रशासन इस रेगुलर ट्रेनिंग रख सकता है सर. जो भी फीमेल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं समय समय पर. एक ही याद कर पा रही हूँ सर. मनीषा जी, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है? यस. यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है? एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर. डेफिनेशन छोड़िए, फिर भी आइडिया तो होगा आपको. एक बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है. सर ये बेसिकली जो इनकम है उसको डिसाइड करने का एक पैरामीटर है कि किस बेसिस पे जो है वो इनकम डिसाइड होती है. सॉरी सर, मैंने रिकॉल कर पा रही. कोई बात नहीं.
इंडिया का एक टारगेट है कि 2047 तक हमें डेवलप होना है। यस सर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट टारगेट? क्या वो अचीवेबल है और डेवलपमेंट के क्या पैरामीटर्स होते हैं? सर इसमें कई सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर विशेषकर हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस करें और जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, इन सब में अगर हम चेंजेस लेकर आएँ और अगर हमारा पॉलिसी मेकिंग अच्छा हो तो डेफिनेटली हम जो है 2047 तक इसको अचीव कर सकते हैं। हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर पर और हमारा आईटी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर, वो भी इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है, उस पर भी हम जो है लीड ले सकते हैं। आपको लगता है कि हमारा फोकस ग्रोथ पे होना चाहिए या डेवलपमेंट पे, और दोनों में फ़र्क क्या है? सर दोनों पे ही होना चाहिए सर। ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है और जबकि डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। डेवलपमेंट के थ्रू ही सर ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट के अंदर ही काउंट होता है। डेवलपमेंट में बाकी सारे पैरामीटर्स भी होते हैं, जैसे हैप्पीनेस हो गया, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हो गया। तो हाउ डू वी मेजर हैप्पीनेस? सर किसी अगर आपको सोसाइटी में हैप्पीनेस मेजर करना है तो उसके क्या पैरामीटर्स हैं? सर उनके पास उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कैसा है, उनके पास उनकी इनकम कैसी है और उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं सर। तो मटेरियल एस्पेक्ट है हैप्पीनेस का, पर हैप्पीनेस क्वालिटेटिव है तो इसमें सिर्फ मटेरियल एस्पेक्ट तो नहीं होना चाहिए। सर मैं यही रिकॉल कर पा रही इंडिया में कभी हैप्पीनेस इंडेक्स कुछ ऐसा निकाला गया है? हूँ। ऐसा निकाला जाता है। इंडिया अगर इतनी तेज़ी से आगे जा रहा है और हम काफ़ी वी आर लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, उसके बाद हमारा पीपी परचेजिंग पावर पैरिटी में भी हम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और 2047 तक डेवलप भी हो जाएंगे, पर हैप्पीनेस में हम काफ़ी पीछे हैं, डेवलपमेंट में हम काफ़ी पीछे हैं। 130 की रैंक है अपनी। तो अगर ग्रोथ इतना अच्छा है तो डेवलपमेंट में इतना पीछे क्यों है हम? और ये फिर अगर इस स्पेस पे हम जाएंगे तो 2047 तक तो अनअचीवेबल टास्क लग रहा है। सर अचीव हो सकता है अगर हम जो बैकवर्ड सेक्शंस हैं या फिर जहाँ तक अगर हम रीच को बढ़ा दें, जो गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स हैं अगर वो प्रॉपर तरीके से लोगों तक पहुँचे तो सर और उनको इसका लाभ मिले। एक्सपेक्ट ये आप मान रहे हैं कि अभी प्रॉपरली नहीं पहुंच रहा वो ग्रास रूट पे? सर पहुंच रहा है बट फिर भी सर और इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। ठीक है। इंडिया पैलेस्टाइन का जो रिलेशनशिप रहा है, वी हैव ऑलवेज बीन इन सपोर्ट ऑफ पैलेस्टीनियन कॉज। तो वहाँ पर तो हमारा एक मॉरल कंसिस्टेंसी है कि हम आज़ादी से लेकर आज तक पैलेस्टीनियन कॉज के लिए खड़ा रहे हैं हमेशा। ऑन दी अदर हैंड हम बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप एंजॉय करते हैं इजराइल के साथ भी। आपको नहीं लगता ये मॉरल इनकंसिस्टेंसी है ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया? सर इंडिया हमेशा से टू नेशन थ्योरी के फेवर में रहा है और सर जहाँ तक बात रही तो सर पैलेस्टीनियंस के यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की बात है तो सर उनके ह्यूमन राइट्स का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और इजराइल के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं 2014 के बाद से, तो सर हम चाहते हैं कि दोनों के बीच में जो है वो बैलेंस बना रहे, ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन भी ना हो। और उनके बीच में बैलेंस छोड़िए, अब मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ कि क्या हमारी ये मॉरल इनकंसिस्टेंसी नहीं है कि हम एक स्पेसिफिक जगह पर स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं? जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, रशिया यूक्रेन की क्राइसिस में हमने दोनों का कहीं पे स्टैंड नहीं लिया पूरी तरीके से, ना हम यूक्रेन के साइड से थे ना रशिया के साइड से, तो वहाँ पर भी एक मॉरल इनकंसिस्टेंसी है। सर मॉरल इनकंसिस्टेंसी नहीं कह सकते सर, इसमें इंडिया सर न्यूट्रल रहा है। उसने अपनी जो प्रॉफिट्स हैं अपनी हितों की पूर्ति के लिए सर एक तरीके से डिप्लोमेसी कह सकते हैं। कल को अगर इंडिया पाकिस्तान चाइना के साथ ऐसा कोई गड़बड़ हो जाए हमारी, तो उसमें भी लेट्स सपोज चाइना ऑपरेसिव बिहेवियर दिखा रहा था अगेंस्ट इंडिया, तो बाकी कंट्रीज भी न्यूट्रल रहेंगी फिर, एंड व्हाई वुड वी एक्सपेक्ट द वर्ल्ड टू सपोर्ट अस एट दैट टाइम? सर ह्यूमन राइट्स के बेसिस पे हमने यूक्रेन को भी सपोर्ट किया है, वहाँ पर भी हमने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हमने पहुँचाई है जहाँ तक भी हो सके। ह्यूमन राइट्स की इंडिया बात करता है, बाकी इंडिया जो है वो टेररिज्म को एक्सेप्ट नहीं करता, ज़ीरो टॉलरेंस है उसके प्रति। और सर यही रशिया यूक्रेन वॉर में भी इंडिया ने यही बताया कि वी आर न्यूट्रल, बट ह्यूमन राइट्स की जहाँ पर भी बात आती है तो इंडिया ने हमेशा वॉइस उठाई है सर। थैंक यू। थैंक यू सर। मनीषा जी, यस सर, what do you understand about the term Manisha? What is the meaning of Manisha? सर बुद्धि प्रायवाची होता है मनीषा का। बुद्धि होता है। यस सर। आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना? जस्ट टेल मी दैट देर आर सम टर्म्स इन इकोनॉमी लाइक कैपिटलिज्म, ओके, एंड आल्सो अ टर्म colonization. Yes, sir. Could you tell me that what is capitalism? सर कैपिटलिज्म में सर ओपन इकोनॉमी होती है। इसमें जो मार्केट होता है उसके ऊपर गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो कम होता है। इसमें ये जो है लिबर्टी के सपोर्टर होते हैं और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो होता है वो इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कैपिटलिज्म में। अच्छा, और सर एक बात मुझे बताइए सर कि जब कैपिटलिज्म
ऑलरेडी देखा जाए कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में सोशलिज्म को देखा जाता है। Yes. और ये कहा जाता है कि सोशलिज्म इज एन एनिमी ऑफ कैपिटलिज्म। Yes. ठीक है ना। सोशलिज्म एक शब्द है और एक है कम्युनिस्ट कंडीशन। इन दोनों में कोई डिफरेंस है या फिर सेम ही? सर इनमें डिफरेंस है सर। कम्युनिज्म में बेसिकली डिक्टेटरशिप जो है वो देखने को मिलती है, जबकि सोशलिज्म में वेलफेयर वाला एस्पेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। और सोशलिज्म में कम्युनलिज्म नहीं पूछ रहा हूँ मैं, कम्युनिस्ट कम्युनिज्म। यस सर। जैसे साम्यवाद, मैं अगर हिंदी में कहूँ, हाँ, समाजवाद है और साम्यवाद है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर कम्युनिज्म में टोटली सर इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं होता सर साम्यवाद में, और सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। जबकि सर समाजवाद में, सर समाजवाद में सर इसमें कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का मिक्सचर होता है सर। इसमें जो वेलफेयर, जो बैकवर्ड स्टेट्स वगैरह होते हैं उनके लिए जो है प्रयास करती है सरकार, जो बैकवर्ड सेक्शंस हैं। इट मीन्स कि वी आर इसका मतलब कि हम सोशलिज्म या सोशलिस्ट कंट्री, आपके अकॉर्डिंग तो यही हो गया। सर इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, तो सर ये जो इसमें टोटली सर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी हम बात कर रहे थे सोशलिज्म, आप मुझे ये बताइए कि कॉलोनाइजेशन क्या है, उपनिवेशवाद क्या है? सर जब कोई एक कंट्री दूसरे किसी कंट्री के रिसोर्सेज पर और उसकी वहाँ की ह्यूमन कैपिटल वगैरह के ऊपर जब कब्जा कर लेता है तो सर वो कॉलोनाइजेशन होता है। अच्छा, कॉलोनाइजेशन में और इम्पेरियलिज्म में क्या डिफरेंस होगा? सर इम्पीरियलिज्म में तो अपने सर साम्राज्य का विस्तार होता है ना सर, जिसमें कि सॉरी सर एग्जैक्टली। अच्छा, आपसे एक लास्ट कुछ क्वेश्चंस और हैं। जैसे आपने लिखा है कि योर हॉबीज फोक म्यूजिक, ठीक है ना। राजस्थान के किन्हीं 3 जो प्रमुख एक तरह से कहा जाए संगीत हैं, उनके नाम बताइए, फोक म्यूजिक के नाम बताइए। सर एक केसरिया पालम है जो अल्लाह जिलाई बाई के द्वारा गाया गया है मांड शैली में। और दूसरे सर मामे खान हैं, और उन्होंने पूछ रहा हूँ म्यूजिक के नाम पूछ रहा हूँ सर, जैसे पीपली है, कुर्जा है और पणिहारी है। और ठीक है सर। मनीषा जी, यस सर, आप इकोनॉमिस्ट, और मे बी अगर आपको कहा जाए कि आपने इकोनॉमी का अच्छी जानकारी रखी है अपने अंदर, मुझे बताइए प्रेजेंटली यूएस के साथ जो बाकी देशों के आर्थिक संबंध हैं, खास करके जो यूएस का टैरिफ वॉर है, यस सर, कैसे देखते हैं इसको आप एज एन इकोनॉमिस्ट? सर इंडिया के लिए तो सर ये एज एन अपॉर्चुनिटी इसको देखा जा सकता है, क्योंकि जो चाइना के ऊपर सर जैसे सबसे ज़्यादा टैरिफ है, 245% का टैरिफ लगाया है, और जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है जैसे वियतनाम है और बांग्लादेश है, इनके ऊपर सर इंडिया से ज़्यादा टैरिफ है। तो सर हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं उसको सर फ़ायदा हो सकता है कि हम अपना एक्सपोर्ट जो है वो यूएस में बढ़ा सकते हैं। और दूसरा सर हमारे लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि हम मैन्युफैक्चरिंग, अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो है इसमें स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और चाइना का एज एन ऑल्टरनेटिव तो नहीं, बट फिर भी कुछ हद तक तो है। हम भारत के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है? सर एग्जैक्ट डेटा मुझे याद नहीं है सर। केवल टेक्सटाइल की अगर बात करें तो भारत एक्सपोर्ट ड्रिवन कंट्रीज़ में से है। जहाँ तक टेक्सटाइल की बात करें तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में नहीं है टेक्सटाइल का। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भारत को कैसे देखती हैं आप, जो ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ वॉर लगाया गया है वो चाइनीज़ इकोनॉमी के ऊपर लगाया गया है। यस सर। और मेजर इंपोर्ट हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हम लोग चाइनीज़ इकोनॉमी से लेते हैं, चाइनीज़ कंट्री से लेते हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज से लेते हैं जहाँ पर हमारा ट्रेड एक यूनिलैटरली ऑफ बैलेंस है। यस सर। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इंडिया पे भी इसका एक नकारात्मक असर पड़ेगा? सर इंडिया जो है वो यूएस को इतना ज़्यादा जो है इम्पोर्ट नहीं करता, तो हमारे ऊपर इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करता, तो इतना हमारे ऊपर जो उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। कितना एक्सपोर्ट करता है सर? टोटल ट्रेड $117 बिलियन का है यूएस के साथ हमारा, और इसमें हम ट्रेड सरप्लस में है। एग्जैक्ट डेटा सर मैं नहीं याद कर। और चाइना के साथ कितना है? सॉरी सर, नहीं पता, कोई बात नहीं। मनीषा जी, बढ़ते हुए आर्थिक और ख़ास करके सामाजिक चुनौतियों के बीच राजस्थान की इकोनॉमी को किस तरीके से आप रिवाइव कर सकती हैं? सर अभी जैसे एक बजट 2024-25 में कहा गया है कि राजस्थान की जीडीपी को 2029 तक $350 बिलियन करना है। तो सर ये हमारे लिए एक एम है जिसको हम अचीव कर सकते हैं अगर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा दें, हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट कर सकें, और अपने जो मेजर सोर्स ऑफ इकोनॉमिक रेवेन्यू क्या है राजस्थान का? सर जैसे टूरिज्म सेक्टर है सर, रिन्यूएबल एनर्जी में है सर,
और एक्सपोर्ट्स में भी है सर। थैंक यू मनीषा जी, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बैठिए। थैंक यू सर। मनीषा और मोनिका बहनें हैं क्या दोनों? नो सर। अच्छा, दोनों बहनें नहीं है। अच्छा, मुझे लगा कि अभी जो कैंडिडेट आई थी वो भी नागौर से हैं। यस सर। मिली आप उनसे? यस सर। दोनों का एक ही एरिया वीक है, करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा दोनों ने। यस सर। चलिए कोई बात नहीं। कैसा लगा इंटरव्यू मनीषा आपको? सर एवरेज। एवरेज क्यों? एवरेज तो अच्छी बात नहीं है, एवरेज क्यों लगा? थोड़ा सा मुझे लगा और ज़्यादा पढ़ना है, करंट अफेयर्स डेटाज वगैरह पे काम करने की आवश्यकता। मनीषा, यू हैव डन योर ग्रेजुएशन फ्रॉम इकोनॉमिक्स। यस सर। और आपसे पूछा जाएगा वहाँ पर, क्योंकि यू आर नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट जहाँ से आपके डिपार्टमेंट से सवाल पूछे जाएं। यस सर। तो उनके पास सवाल कहाँ से पूछे जाएंगे? वो उन करंट से पूछे जाएंगे सवाल, और आपके बैकग्राउंड से सवाल पूछे जाएंगे। यस सर। सो जो हमारा पैनल था उन्होंने आपसे आपके बैकग्राउंड से और आपके करंट जो डायमेंशनल नॉलेज है उसके बेसिस पर आपसे सवाल पूछा। वी हैव आस्क्ड क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ मे बी ऑन द इंटरनेशनल रिलेशंस, मे बी द लोकल इश्यूज, रीजनल इश्यूज के बारे में हमने पूछा। वाई नागौर वॉज सेलेक्टेड एज द प्राइमरी सेंटर फॉर पंचायती राज। बहुत सारे सवाल आपसे पूछे गए। यस सर। मनीषा, मोर और लेस बोर्ड इज ऑफ द ओपिनियन दैट यू आर अ वेरी गुड कैंडिडेट। थैंक यू सर। आप बहुत ही अच्छी कैंडिडेट हैं, बट अब स्वाभाविक सी बात है कि गुड कैंडिडेट और एक्सेलेंट कैंडिडेट में देयर इज अ डिफरेंस। यस सर। नाउ बिकॉज यू हैव अ पोटेंशियल मनीषा, आप बहुत ही यंग कैंडिडेट हैं एंड यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सर। तो इस यंग एज में क्योंकि आप यहाँ तक पहुँची हैं तो बोर्ड की उम्मीदें भी उतनी ही आपसे होती हैं। यस सर। तो बोर्ड का ये यूनानिमस मानना ये कहता है कि जब भी आपको कोई सवाल ना है तो पहले आप एकदम आराम से सवाल सुनिए, घबराइए नहीं सवाल को सुनते ही, और ठहरिए, बिकॉज नॉलेज का टेस्ट आपका हो चुका है ऑलरेडी मेंस में। यस। जस्ट खास करके जैसे इकोनॉमिक्स मतलब आपको कहा गया, तो इकोनॉमी से सवाल आपसे पूछे गए तो सोशलिज्म और कम्युनिज्म में आप कंफ्यूज हो गए। वहाँ पर एकदम से ऐसा सवाल जवाब दिया जहाँ पर दोनों एक दूसरे के एकदम अगेंस्ट थे। कम्युनिज्म टॉक्स अबाउट कॉमन ओनरशिप, यस, एंड सोशलिज्म टॉक्स अबाउट स्टेट ओनरशिप, यस। ओके, कम्यून वर्ड से कम्युनिज्म बना है, यस। ठीक है। तो वहाँ पर आप एकदम अलग उत्तर आपने दिया। यस। तो थोड़ा सा कोशिश करिए मनीषा कि इन चीज़ों से बचें, क्योंकि जब आपका उत्तर रहेगा आपसे सवाल पूछे जाएंगे तो इन्हीं पहलुओं के ऊपर आपसे एक एक चीज़ पूछी जाएगी। ये दिखाता है नर्वसनेस थोड़ी सी आपको इंटरव्यू को लेकर के, बल्कि बोर्ड का ये मानना है कि यू हैव अ वेरी प्लीजिंग पर्सनैलिटी। वहाँ पर आपको बोर्ड मेंबर्स आपसे बात करके उनको बहुत अच्छा लगेगा कि इतनी यंग कैंडिडेट हैं और इतने यंग कैंडिडेट पे इतना आगे गई हैं। नॉट ओनली दैट, पूरे जो हमारे समाज में जो महिलाएं हैं उनको भी आप मोटिवेट करेंगी, तो वो तो निसंदेह आपको चाहेंगे कि आप प्रशासिका बने। यस। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे थोड़ा काम करने का ज़रूरत है। बराबर से मॉक इंटरव्यू दीजिए और करंट अफेयर्स को देख लीजिए, लोकल इश्यूज, एक डायग्राम बना लीजिए चार्ट के ऊपर कि आपके एरिया में क्या प्रॉब्लम्स है, राजस्थान स्पेसिफिक क्या प्रॉब्लम है, जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, भारत को लेकर के क्या कंट्रीब्यूशन है। डेटा जब आपके पास रहता है, कोई रिपोर्ट आपके पास रहती है, तो आपकी बातों में और कॉन्फिडेंस आता है। यस। ठीक है। यस। तो उसको थोड़ा काम करने का ज़रूरत है। यस। बाकी वी विल बी वेटिंग फॉर यू मनीषा। थैंक यू कि आपका सिलेक्शन हो, जल्दी से आप वापस आए। थैंक यू सर। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।